नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आज हम राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो बजट पास किया और घोषणाएं की है उसको लेकर चर्चा करने के लिए सीकर जिले के एक छात्रावास में पहुंचे हैं, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से हम बात करेंगे, जिसमें छात्रों का क्या कहना है प्रतियोगी परीक्षाओं की घोषणाओं को लेकर। अब हम उससे बात करेंगे कि आज राजस्थान सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की और आप उनको लेकर क्या कहना चाहोगे, जिसके लिए आप हमारे साथ युवा जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। कहाँ से हो? सेठों की ढाणी, लक्ष्मणगढ़ तहसील। अच्छा, क्या करते हो आप? रीट की तैयारी कर रहे हैं। रीट की तैयारी। तो अभी जैसे हाल ही में रीट की जो एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी, उसके बाद में अब गहलोत सरकार ने बजट में 32,000 से बढ़ाकर 62,000 की वैकेंसी निकाली है, और इस पे आपकी क्या राय है? भाई, जो 32,000 से 62,000 की हैं वो एक ऐतिहासिक फैसला है गहलोत सरकार का। जो मतलब पहले 32,000 को बेरोजगारों को नौकरियां मिलती, अब 62,000 को मिलेगी। बात तो अच्छी है हमारे सबके लिए, लेकिन ये हो ही नहीं रही है अभी तक। अच्छा। जैसे 3 साल से युवा तैयारी कर रहे हैं, सरों के बाल उड़ गए हैं, तो आपको भी पता है। तो बैठे हैं हॉस्टलों में, सीकर में रह रहे हैं, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं घर वालों के, लेकिन सरकार करवा ही नहीं रही है। कभी बोल रहे हैं कि उसमें एसओजी की जाँच कर रहे हैं, उनमें ये हो गया वो हो गया, 62,000 करेंगे, 32,000 से आपको ये दिलवाएंगे। एक दिलासा चल रहा है, एक मजाक सा बन के खड़ा हो गया है। अच्छा, आपने जो लास्ट टाइम जो रीट की एग्ज़ाम हुई थी वो आपने दी थी? हाँ, दी थी सर। तो उसमें अभी आपका जो कैंसिल हो गई है एग्ज़ाम, तो और उसमें कमेटी वगैरह का भी गठन कर दिया है, तो अभी आपकी क्या ले है उसके राय? नहीं, राय तो क्या, वो गलत हुआ था तो उस पर यही होना चाहिए था। सही किया गहलोत सरकार ने। और जो मतलब कईयों के साथ गलत भी हुआ, जैसे अच्छी तैयारी चल रही थी, 3 साल से उन्होंने तैयारी की थी, उनके अच्छे नंबर आए थे, 130 प्लस नंबर भी थे कईयों के। अब उनको फिर से सीकर आना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, खर्चा उठाना पड़ेगा फिर से घर वालों को। जो मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चलती है कईयों की, इसलिए तो फिर जो तैयारी करती हैं आपको पता है सरकारी नौकरी की। हाँ। फिर नहीं तो कौन करता है। तो ये मतलब कईयों के साथ गलत भी हुआ, और कईयों के साथ जिन्होंने और जो अभी बीएड किए हैं कुछ, उनके लिए नया मौका भी, अच्छा मौका है उनके लिए, सुनहरा अवसर है ये। अभी जैसे फिर से मतलब इसकी एग्ज़ाम होने वाली है जुलाई के अंदर। हाँ। तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, जुलाई को लेकर एग्ज़ाम है, अब तो तैयारी करनी चाहिए बच्चों को, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। 23 और 24 जुलाई को एग्ज़ाम है, और वो फर्स्ट पेपर होगा। मतलब उसमें पास मार्किंग जैसे 60% और ओबीसी के लिए 55 अलग अलग है, तो उनमें अपने हिसाब से जैसे तैयारी में अब लग जाना चाहिए। आपको लगता है कि लास्ट टाइम जैसे एग्ज़ाम आगे से आगे डेट बढ़ती रही थी, उसी ऐसे तो नहीं होगा आगे? नहीं, अब तो नहीं होना चाहिए। अब तो आगे तो फिर चुनाव आ जाएंगे, कब करवाएंगे फिर? ये कहीं चुनाव को लेके तो नहीं है? नहीं, चुनाव को लेके तो वो चलता ही रहता है, वो तो राजनीतिक है, लेकिन जैसे बेरोजगारों को नौकरी भी देनी पड़ेगी, वरना सरकार कैसे आएगी? अच्छा, जैसे अभी हाल ही में 1 लाख और पदों पे वैकेंसी का निकाला है, तो इसको लेके आप करता हूँ? नहीं, वो तो अच्छी बात है, जो निकालना है वो तो अच्छी बात है। जैसे बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, तो बुरी बात थोड़ी है उसमें। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र साहर। कहाँ से बिलोंग करते हो? हम सीकर जिले से हैं। सीकर से बिलोंग करते हो। अच्छा, हाल ही में अभी राजस्थान सरकार ने एक बजट पास किया है, जिसमें बाड़मेर के पेट्रोलियम केमिकल और पैरा केमिकल रीजनल बनाए जाएंगे उसको। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे राजस्थान में और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें पेट्रोलियम का जो उभरता हुआ स्वरूप है वो अच्छा है, क्योंकि जिसके कारण हम अब बाहरी देशों से हम आयात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो भाव बढ़ रहे हैं उसे एक हमारा पैसा ही लग रहा है। लेकिन जब ये भारत में उत्पादित होगा तो हमारी एक अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और जो जीडीपी में ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी, और जो राजस्थान का क्षेत्र बाड़मेर है वो भी एक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। पेट्रोलियम क्षेत्र है, जैसे पहले असम में भी है, डिब्रूगढ़ है, यहाँ जो रिफाइनरी लगी है, तो उनके वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ और लोगों को रोज़गार भी मिला। जब ये वो वहाँ की है जो रिफाइनरी लग रही है वो यदि बाड़मेर में लग रही है, और अच्छा तेल खनन मिलेगा, जो तेल शोधक के संयंत्र खुलेंगे, जिससे आसपास के लोगों का एक वर्चस्व भी बढ़ेगा और जो रोज़गार भी मिलेगा। यह बहुत अच्छी खबर है, और मैं तो राजस्थान सरकार का बहुत ही आभारी हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रिफाइनरी लगाया जाए, और जो कच्चा माल है उसको पेट्रोलियम और स्वच्छ ईंधन के रूप में सभी भारतीय लोगों को मिले। इससे एक फ़ायदा और भी होगा, यहाँ पे लोगों को तेल और वो भी सस्ता मिलेगा। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? जी, तो जिस तरह से प्रतिदिन जो भाव बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम और डीजल के, ये बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है कि जो किसान लोग हैं वो अपनी खेत की सिंचाई और जो निराई गुड़ाई करते हैं, कृषि करते हैं, वो उन पर भारी दबाव रहता है, क्योंकि पेट्रोलियम के और डीजल के भाव बढ़ेंगे तो उनकी वो कृषि पर भार ज़्यादा ही पड़ेगा, आपको भी पता है। तो जब भाव कम होंगे तो किसान भी
आराम से अपनी खेती कर सकेगा और जो अच्छी फसल और पैदावार है वो अपने ट्रैक्टर जो भी साधन से सिंचाई गुराई करता है वो अच्छी होगी। अब कृषि को लेकर बात आ गई है, तो कृषि पे हाल ही में अभी गहलोत सरकार ने एक और घोषणा की है बिजली के बिलों पे, जो कि 50 यूनिट तक तो फ्री किया है और उसके बाद में रेट दर फिक्स की है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? तो सब ये तो है कि कृषि बिल पर नहीं है जो आप कह रहे हैं कि विद्युत पर 50 यूनिट दी है, लेकिन जो हमारी खरीफ की फसल होती है जैसे बाजरा है, गुआर है, क्या इनमें भी कोई मिला है? ये तो जो कुआं नलकूपों की सिंचाई करेंगे उन्हें तो बिजली का फायदा होगा, क्या खरीफ की फसलों के सिंचाई का फायदा होगा? नहीं होगा, बिजली का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2008, 9, 10, 12 यहाँ तक बाजरे की बोरी का 1500 रुपये थे, आज भी वही 1500-1600 रुपये है। इसमें इनका क्या हुआ रोल हुआ? राजस्थान में सबसे ज़्यादा मौसमी कृषि की जाती है, जैसे खरीफ की फसल की जाती है, लगभग मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे ज़्यादा एक खेती की जाती है। तो इनके लिए कुछ है तो वो बताइए, नहीं किया ना, तो यही तो है। अब 50 यूनिट से क्या प्रभाव पड़ता है? यदि अच्छा होता कि बाजरे के जो सहकारी समिति में जो भाव मिलते हैं वो 2500 से 3000 करते, या गुआर के हैं, मूंग हैं, जो दलहन फसल है उनके लिए भाव करते हैं तो अच्छा रहता। जैसे गहलोत सरकार जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर आते ही हम कृषि के सारे ऋण माफ़ कर देंगे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? अभी हाल ही में बजट हुआ है, इसमें कृषि को लेकर इतना कुछ खास नहीं मिला। तो देखो, सब ये बात कह रहे हो, तो जब राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे पर थे, राजस्थान की सरकार पर थे, तो उन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। क्या वो कर्जा माफ़ हुआ? नहीं हुआ। ये दावे हैं, दावे जितने भी राजनेता करते हैं ये दावे पूरे नहीं करते हैं। वो अपनी एक बार सरकार बनाने के लिए करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं की जाती। तो कहीं ये जो रीजनल वाला बाड़मेर वाला है, ये भी कोई चुनावी मुद्दा तो नहीं है आने वाले समय का? वो तो सर अब वो समय बताएगा। पर लेकिन ये अच्छा कार्य है कि ये जो रिफाइनरी लगा रहे हैं बाड़मेर में, ये बहुत ही सौंदर्य की बात है। और जो राजस्थान का भारत में एक अच्छा जिला उभर कर आया है बाड़मेर, मैं बहुत ही खुश हूँ। और अच्छी बात है कि पेट्रोलियम के कुछ साक्ष्य मिले हैं, और मैं भगवान से इच्छा करता हूँ कि यहाँ आता है भंडार मिले पेट्रोलियम के। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या है? रिचपाल विजारणिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिक्कर से हैं भाई। सिक्कर से। अभी हाल ही में गहलोत सरकार ने जो बजट पास किया है, इसके साथ साथ में इन्होंने जो रीट की एग्जाम हुई थी उसको लेकर काफ़ी आंदोलन भी चले, अन्य विपक्ष की पार्टियों ने भी किए और किसी यूथ ने भी किए, और एक यहाँ के झुंझुनू के विकास जाखड़ नाम के थे, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा आंदोलन किया। तो आपको रीट को लेकर, जैसे भर्तियों को लेकर एक एसओजी के एंटी चीटिंग सेल का एक गठन किया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट देखो बजट के नाम के घोषणा तो कर देती है, पर उस पर अमल नहीं करती है। मेन चीज़ तो यही बात है कि उनको अमल करना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। अब जो विपक्ष पार्टी बीजेपी सब अपनी राजनीति के पर खेल रहे हैं एक दूसरे का नाम लेके। क्यों? ये बीजेपी सरकारी गवर्नमेंट थी, ये कहाँ पे थे पहले जब हुआ था तब? अब ये अपने जो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ रहे हैं तो अपना मजबूत पक्ष कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने बोल तो दिया कि हम एसओजी के खिलाफ जो नकल कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे, पर उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। अभी तक क्या गवर्नमेंट अगर काम ही करती तो 45 या 40 बंदे ही पकड़ पाती क्या? क्यों बाकी के नाम क्यों ना आ रहे हैं? डीपी जारोली थे, उनका अभी तक कोई अपराध का कारण काम नहीं हुआ है, वो अभी तक अंडरग्राउंड है। उनको तो बर्खास्त कर दिया ना। बर्खास्त करने से क्या होगा? उनको पूछताछ करना चाहिए, एसओजी को सौंपना चाहिए था ना। अगर एसओजी को सौंपते तो एसओजी पूरा उसका चिट्टा खोलती। अभी तक वो एसओजी के रडार में नहीं आई है। और गवर्नमेंट अगर एसओजी के खिलाफ कार्रवाई एसओजी को सौंप रही है तो एसओजी के एक कैंडिडेट को तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था, आपको भी पता होगा ये तो। हाँ जी, हाँ जी। क्यों उसका ट्रांसफ़र क्यों किया? क्या वो कांग्रेस के खिलाफ था या बीजेपी के सपोर्ट कर रहा था? वो पार्टी का थोड़ी ना था, तो वो तो पार्टी का नहीं था, तो उसको अगर वो उस टाइम उसको सौंप दिया तो उस जो कैंडिडेट सेलेक्टेड किए थे उनका ट्रांसफ़र क्यों कर रहे थे फिर ये गवर्नमेंट? अभी काफ़ी लोगों को पकड़ा था, एक जैसे भजन लाल था, एक और वहाँ के वो एडवोकेट थे बाड़मेर साइड के। भजन लाल, बत्तीलाल सबको पकड़ लिया, पर उनसे कुछ जो मुख्य मेन चीज़ थी वो उगलवा लिया था क्या? उनसे पूछ के ये कर लिया कि भाई किसने आउट करवाया हमसे, हमको किसने बोला था, किसने नहीं कहा था? अगर यही बोलते तो हमको उसको अभी तक जो सारा साफ हो जाना चाहिए था ना। अभी तक कैंडिडेट है ना वो भ्रम की स्थिति में कि रेट 22 और 23 को फिक्स तो कर दिए इन्होंने। अभी तक इन्होंने वो पैटर्न नहीं डाला है कि पैटर्न में बदलाव करेंगे या आरबीएसई बोर्ड रहेगा यही रहेगा, या वो जो वापस एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी चल रहा है। पिछली बार टोडासरा ने कहा था कि जो आरबीएसई 20-21 में चल रहा है कोर्स वही लागू होगा। अब टोडासरा जी ने ये नहीं, जो शिक्षा मंत्री कल्ला जी ने, वो अब तक ये नहीं बोल पाए हैं कि कोर्स यही रहेगा या आरबीएसई वाला पिछला पैटर्न पर ही होगा। इन्होंने पात्रता को गहलोत सरकार तो बोल रहे हैं, इसको राजनीतिक शिकार तो नहीं बना लिया कहीं? वही चल रहा है। दोनों पार्टियां, बीजेपी वाले अपनी तरफ से खींच रहे हैं और कांग्रेस वाला अपनी तरफ से। वैसे
तो अभी जैसे रीट को लेकर काफ़ी आंदोलन भी होते हैं, उसमें जैसे एक बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष थे उपेंद्र यादव, उन्होंने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था। यूपी में लखनऊ में जाके कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी धरना दिया था रीट को लेकर, और काफ़ी बेरोजगारों से चंदा भी इकट्ठा किया था उनकी रीट के नाम पे। तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, उपेंद्र यादव है ना, बेरोजगार बच्चों के साथ गलत कर रहा है वो। अगर वो ही करता ना तो सब कुछ उसके सामने, जब उसको बुलाया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया बेरोजगारों को कि अब मैं धरने पर नहीं आऊँगा। आपने भी वीडियो देखा होगा, उसका साफ मना किया था उसने। अपना काम अगर स्वार्थ सिद्ध करना है ना, तब तो बच्चों को भीड़ इकट्ठा कर लेता है, और जब बच्चे बोलते हैं ना उसको, तब वो बच्चों से अलग चला जाता है। बस यही मकसद है उसका कि राजनीति में आना आगे हमको चलकर। तो उपेंद्र यादव कहीं राजनीतिक पार्टी के साथ में तो नहीं मिल गया है? अभी तो किसी पार्टी के पक्ष में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है हमारे किसी के पास। अगर वो है ना, मेन चीज़ उसका मकसद यही है कि पार्टी में जाना हमको। उपेंद्र यादव का एक स्टेटमेंट था कि मैं जब तक प्रियंका गांधी से नहीं मिलूंगा तब तक मैं यहाँ लखनऊ से नहीं आऊँगा, लेकिन फिर वो कुछ टाइम के बाद आंदोलन करके आ गया और फिर गहलोत साहब से मिला था। तो इसको लेकर हाँ, तो वो क्यों आया? अगर उसने स्टेटमेंट ही डाल दिया कि मैं प्रियंका गांधी से नहीं मिलूंगा तब तक आऊँगा नहीं, बच्चों को साथ छोड़ के जाऊँगा नहीं, फिर वो चला क्यों गया? यही पूछ रहे हैं हम तो बस उससे। ठीक है, आप अभी रीट आने वाली है उसके लेकर तैयारी कर रहे हो? रेट के लिए तैयारी कर रहे हैं फिर से। तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? बस हमको तो यही कहना है कि जो बीडी गल्ला है ना, उसको वापस यही बता देना चाहिए कि जो 22-23 को एग्ज़ाम वहीं रखे, उसको आगे ना बढ़ाया जाए जैसे पिछली बार बढ़ा दिया था। और एक ही वैकेंसी को 3 बजट में तो गहलोत सरकार घोषणा कर चुकी है इसकी। अब ये मैंने तो यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो जल्दी से जल्दी इसका पाठ्यक्रम निर्धारित कर दे। कहीं ये 2023 के चुनाव का मुद्दा तो नहीं है? मुद्दा ही लग रहा है। आप भी देख लो, 3 बार बजट में घोषणा करने के बाद में अब की बार बढ़ाया क्या? जो फर्स्ट लेवल की आपने देख ली होगी कट ऑफ कितनी गई है। भाई बच्चों के साथ तो अन्याय हुआ ना। एक कंपटीशन की मेरिट, टीचर की मेरिट 130 जाना बहुत बड़ी बात है ये। चलो ठीक है, थैंक यू।